वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अगर हम कल के मैचेस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं रहने वाला है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस जिम्बाब्वे और नेपाल वर्सेस नीदरलैंड्स। जी हाँ, दोनों ही बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही क्रूशियल मैच यहाँ पर है। अगर हम देखें सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो वो मैच कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर सकता है कि नंबर 1 स्पॉट जो है वो कौन ग्रैब करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस मैच के बाद स्टैंडिंग चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाद भी नीदरलैंड्स का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक मैच बचा हुआ रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का जो मैच है वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर सकता है कि इस ग्रुप में सबसे बेहतरीन स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी रही है। वहीं अगर बात करें नेपाल वर्सेस नीदरलैंड मैच की तो वो मैच जो है बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि वो जो मैच है वो डिसाइड करेगा कि आखिर वो तीसरी कौन सी टीम होगी तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के बाद सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करेगी इस राउंड से। तो ये फैक्टर है, इन दो मैचेस के जो इंपॉर्टेंस है वो हमने आपके सामने रखा। दोनों वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे फुल मेंबर्स वाले मैचेस हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर जो एसोसिएट के मैचेस होने हैं, बहुत ही क्रूशियल मैच है ये अगर हम देखें सुपर 6 में पहुंचने के लिहाज से। सीधी सीधी बात यहाँ पर डेलिकेट एक चीज़ कहना चाहेगा कि डेफिनेटली नेपाल को अभी तक हम देखें तो 2 फुल मेंबर्स क्लब वो मैच खेले, वहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, बहुत ही बुरी हार, एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। यूएसए के खिलाफ वो गए, वहाँ पर उन्होंने शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किया, उसके बाद बॉलिंग में कुछ बीच में खराबी रही और शुरुआत में बैटिंग में स्ट्रगल किया, लेकिन एट द एंड भीम और दीपेंद्र ने जो है उस मैच को क्लीन करवाकर मैच जितवाने में कामयाब रहे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर कलेक्ट किए। अब यहाँ पर अगर हम देखें नेपाल के लिहाज से अगर हम देखें तो एन तो डेफिनेटली हम ये जरूर चाहेंगे कि नेपाल जो है यहाँ पर सुपर 6 ये इस मैच को जीतकर सुपर 6 में क्वालिफाई करे। अब इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा ये है, नीदरलैंड्स भी एसोसिएट टीम है, लेकिन नीदरलैंड्स को 20 से 25 मौके फुल मेंबर्स के खिलाफ अभी रिसेंटली मिले, बिल्कुल ओडीआई सुपर लीग में उन्हें काफ़ी मैचेस मिले हैं और वो इम्प्रेस करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहे। रिजल्ट्स बिल्कुल आपके सामने हैं और कई सारे उन्हें मैचेस मिले, लेकिन परफॉर्मेंस वो उनकी तरफ से निकल कर नहीं आई। नेपाल को यहाँ 2 मौके मिले, दोनों में उन्होंने कहीं ना कहीं फेलियर दिखाया, कोई फाइट तक छोड़िए दूर दूर तक कहीं भी फाइट भी नजर नहीं आई। अगर सुपर 6 में टीम जाती है तो 2 और मौके मिलेंगे, तो देखना हम चाहेंगे कि उन 2 मौकों में क्या टीम इनसे कुछ सीख पाई है या फिर नहीं, क्योंकि जैसे कि टीम से कई सारे सुनने में आता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से लर्न करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जिम्बाब्वे से जो हारे थे उससे टीम ने क्या लर्न किया। जिम्बाब्वे से जो आप हारे उस वक्त भी लर्न करेंगे वाली बात आई थी, तो वो लर्न क्या किया जो आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अप्लाई किया, और यहाँ तो और बुरी तरह हारे जिम्बाब्वे के कंपेयर किया अगर हम बात करें, जबकि वेन्यू भी और ग्राउंड भी वही था हरारे की अगर हम बात करें। तो देखेंगे, उम्मीद करेंगे कि नेपाल इस मैच को जीतकर 2 मैचेस उन्हें और मिले, ताकि वहाँ पर हम देखें कि फुल मेंबर्स के खिलाफ किस तरह से परफॉर्मेंस करने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो वो दोनों ही मौके अपने बुरी तरह से गवा चुके हैं। वहीं पर दूसरी तरफ नीदरलैंड्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस मैच को जीतकर वो सुपर 6 में जाएं, और वहाँ पर उन्हें 2 और मौके मिले फुल मेंबर्स के खिलाफ मैं 2 और मौके कह रहा हूँ, तीसरा मौका शायद एसोसिएट के खिलाफ वहाँ पर मिलेगा। फुल मेंबर्स के खिलाफ उन्हें मौके मिले और डेफिनेटली जो भी जीतेगा, जो भी डिजर्विंग होगा, वो कहीं ना कहीं उस मैच को जीतेगा। लेकिन दोनों को करना क्या होगा वो हम आपको यहाँ पर इस मैच में बताने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वापस से नीचे आ जाइए। जी हाँ, अब आगे एसोसिएट लेवल वापस से, जो हम लगातार आपसे कहते रहते हैं, एसोसिएट लेवल पे वापस नीचे आ जाइए। अभी तक यहाँ लड़ रहे थे आप, फिर से नीचे आ जाइए। यहाँ पर सब हो गया, सब एक से बढ़कर एक सवा शेर हैं। अब यहाँ पर सब वापस बराबरी पे आ गए। तो सबसे पहले पॉइंट्स की अगर बात करें तो प्लेइंग 11 दोनों टीमों की आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जरूर देखिए, अगर हम प्लेइंग 11 को देखें तो चेंज होने की इतनी उम्मीद है नहीं, क्योंकि सोमपाल अभी भी इंजर्ड है, वो बाहर है नेपाल के लिए, और नेपाल को चाहे चेंज करेगा नहीं, क्योंकि बॉलिंग यूनिट ने जो बॉलिंग यूनिट है पूरा वो अच्छा ही कर रहा है, लेकिन फुल डिसिप्लिन और एक बस डिसिप्लिन प्लान्स नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है, वरना बॉलर्स तो कोई और ऐसे कोई बाहर है भी नहीं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करे। लेकिन उम्मीद इतनी नहीं है कि चेंजिंग या चॉपिंग इतनी होगी, क्योंकि ललित राजवंशी ने भी अच्छा किया। जी हाँ, ये सोमपाल की जगह ललित को लिया गया, उन्होंने इंप्रेस किया, बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलत होता, किसी को रेस्ट देना है तो आप दे सकते हैं। करण केसी को अगर रेस्ट देना चाहते हो, या आप थोड़ा सा बैठिए, या आरिफ हो, अगर रेस्ट देने का सोच रहे हैं, लेकिन रेस्ट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है। बिल्कुल सही कहा आपने, और तो इसलिए सेम टीम के साथ नेपाल जाएगी और नीदरलैंड भी जीत के आई है, तो कोई चेंज यहाँ होगा बिल्कुल। और एक चीज़ और, अगर आप सोच रहे हो कि गुलशन को किसी की जगह ले लें, आरिफ की जगह ले लें, या गुलशन की माफ की जगह प्रतीश जीसी को अगर आप सोच रहे हैं कि गुलशन की जगह ले लें, दीपेंद्र की जगह ले लें, या फिर आरिफ की जगह किसी की भी जगह पे आप अगर सोच रहे हैं, तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि बैटिंग कम पड़ जाएगी यहाँ पर।
यहाँ पर बैटिंग यूनिट कम हो जाएगी और आप वापस से एक नीदरलैंड्स के सामने खेल रहे हैं जो कि एक अच्छी बॉलिंग यूनिट है, उनके पास कुछ अच्छे बॉलर्स हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, पेसर्स भी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली जितनी डीप आपकी बैटिंग हो उतना बेहतर है, क्योंकि बैटिंग में टीम ने स्ट्रगल जरूर किया। देखिए यूएसए के खिलाफ 207 मारने के लिए काफी अच्छी खासी मशक्कत टीम को करनी पड़ी, जो काफी लंबे वक्त तक गए। तो इसीलिए प्लेइंग इलेवन में ज़्यादा चेंजेस ना करें तो बेहतर होगा। इसी प्लेइंग इलेवन के साथ आप जाए, जैसे मैंने पहले कहा, अब लेवल एशियड पे आ गया है तो फिर चीजें वापस से कहीं ना कहीं कंपेटिटिव वाली मामला हो जाएगा। वही अगर शुरुआत करें नीदरलैंड्स के लिए जो पॉइंट्स है वो पॉइंट नंबर 1 क्या रहने वाला? नहीं जरूर, देखिए नीदरलैंड्स के बैट्समैनों के लिए ये पहला पॉइंट है कि कहीं ना कहीं उन्हें करण केसी और ललित राजवंशी को रेस्पेक्ट देकर उनकी डिलीवरीज को, उनकी बॉलों को थोड़ी सी शुरुआत के वक्त पर थोड़ा इज्जत ज़रूर देना होगा, थोड़ी रेस्पेक्ट देनी होगी। लेकिन एक्सक्लूडिंग बोथ, फिर उसके बाद जो आ जाते हैं गुलशन है, आपके आरिफ बॉलिंग कराते हैं, संदीप आ जाते हैं, संदीप रिदम में है नहीं, आप उन पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप कितने श्योर होंगे क्योंकि आप एक एसोसिएट टीम। जी हाँ, और एक चीज और है, ये संदीप के में भी शुरू के 2-3 ओवर चेक कर ले, नहीं जरूर कि हाँ उन्हें हेल्प मिल रही है या नहीं, किस तरह की बॉल, उसके बाद आप अटैक के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप जरूर जा सकते हैं। जैसे मैक्सवेल आउट और विक्रमजीत सिंह में से कोई एक लंबा चला गया तो वो संदीप पर कर सकते हैं चार्ज अगर वो करना चाहें, लेकिन उसके बाद अगर अदर बैट्समैन आए तो थोड़ा देख लें उसके बाद संदीप पर, क्योंकि संदीप भी थोड़ा रिदम में अभी है नहीं, आप उनका फायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। अगर आप उन पर अटैक करेंगे तो वो बैकफुट में जाकर थोड़ी सी बॉलें या कुछ डिलीवरीज हैं जो खराब डालेंगे। वो बड़े बॉलर हैं, वापसी भी बहुत तेजी के साथ करेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा चार्ज करेंगे तो वो प्रेशर में आएंगे और आप उन पर चढ़ पाएंगे। तो फिर यहाँ पर लेकिन करण केसी नई बॉल से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ललित राजवंशी ने नई बॉल से भी हो, पुरानी बॉल से भी हो, बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग कराई है। इन दो बॉलर्स को थोड़ा सा संभल के खेलिए, अच्छा खेलिए, जो अगर कुछ खराब डिलीवरीज हैं तो उनको बाउंड्री के लिए भेजिए, अदरवाइज अपनी तरफ से ज़्यादा इनोवेटिव ट्राई करने का कोशिश मत करिए, वरना आप अपना जो विकेट है बहुत जल्दी गंवा देंगे। बिल्कुल सही कहा। और बाकी जो बॉलर्स हैं, खास करके गुलशन, दीपेंद्र और आरिफ, जब ये बॉलिंग कराने के लिए यहाँ पर आए, अपने ओवर्स डेफिनेटली इनको आप रन्स के लिए टारगेट जरूर कर सकते हैं, और आपको करना भी होगा, और अगर आप नहीं कर पाते तो फिर एक्सक्यूज आपके पास कोई बचेगा है नहीं। चलिए, ये बात हो गई एक पॉइंट की, और भाई अगर आप दूसरे पॉइंट की यहाँ पर बात करें यार, तो वो आ जाता है नीदरलैंड्स की जो बॉलर्स हैं उनको लेकर, वो आप क्या जरूर समझाएंगे? जरूर, देखिए उनके जो नीदरलैंड्स के बॉलर्स हैं उनको भी ऐसी डिलीवरीज डालने की ज़रूरत है जो विकेट्स की हो। देखिए अब एसोसिएट का मामला आ गया है, तो यहाँ पर आप अपना एक अच्छा कोई चौथे स्टंप पर रख सकते हैं जो कि काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है, बॉडी लाइन पे बॉलिंग करा सकते हैं बैट्समैनों को, नीदरलैंड के बॉलर्स। एंड यहीं पर मैं एक चीज़ आपसे रोक कर पूछना चाहूँगा, अब नीदरलैंड्स 20 से 25 मैचेस खेल चुका है फुल मेंबर्स के खिलाफ पिछले 1-2 सालों में। ये डेफिनेटली अलग अलग जगह पे अलग कंडीशन पे जाकर आप खेल चुके हैं। आप क्या सीखे, जैसे कहते हैं लर्न करेंगे, आपने 20-25 मैचेस में क्या सीखा जो प्लेयर्स नहीं है, जो बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या सीखा, अब तो अप्लाई करा के दिखा सकते हैं आप कि आपने क्या सीखा है? जरूर, इसमें से कई प्लेयर हैं जो कई मैचेस खेल चुके हैं 20-25 में से। अगर हम देखें, हम देखना चाहेंगे आप क्या सीखे। बिल्कुल, ये बहुत उम्मीद होगी कि आखिर देखते हैं किस तरीके से आपने अपने आप को लर्न किया है, 20-25 में लर्न किया है, या फिर लर्न का मतलब होता है कि 1000 मैच मिलेंगे तब मैं लर्न करूंगा, रिटायर होऊंगा तब मैं लर्न करने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज़ जरूर देखनी है कि 20-25 मैचेस आपने खेले हैं, किस तरीके से लर्न है। लेकिन विकेट्स की जहाँ तक बात है तो आप बॉडी लाइन के करीब चौथे बॉल पर रन सिंगल्स देने का कम कोशिश करिए कि सिंगल्स ज़्यादा से ज़्यादा ना ले पाए नेपाल के बैट्समैन, तब आपको विकेट की जो उम्मीद होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी। सिंगल्स नहीं आ रहे हैं तो विकेट्स बढ़ेंगे। डॉट बॉल का प्रेशर बनाइए नेपाल के बैट्समैनों पे, जिससे कि वो ख़राब शॉट, क्योंकि ख़राब शॉट खेलने में बहुत जल्दी ख़राब शॉट खेलने की तरफ चले जाते हैं बैट्समैन। अगर उन्हें आप वेट कराएंगे, थोड़ा डॉट बॉल्स का प्रेशर बनाएंगे उन पर, तो ज़रूर वो ख़राब शॉट खेलेंगे और उस पर वो अपना विकेट देने के चांसेस बहुत हाई करें। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि आपको विकेट्स निकालने की फिराक में रहना होगा, ना के बजाय बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल या डिफेंसिव। आप कितने वक्त तक इकोनॉमिकल रह लेंगे? एक बॉलर रह लेगा, बाकी 4 बॉलर्स 230-240 हो गए तो बस। बिल्कुल जी हाँ, आपकी बात हमने पहले कहा, वापस से एशियड लेवल पर आ गए हैं, 230-40 पे भी मैच पूरी तरह से लड़ा जाएगा। खैर, ये बात हो गई नीदरलैंड्स के रेस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव से। अब चलते हैं नेपाल की तरफ। अगर नेपाल की यहाँ अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज वहाँ पर उनका आता है। सबसे पहले बॉलिंग यूनिट से चलिए बात करते हैं। नेपाल के बॉलर्स की अगर यहाँ पर बात की जाए, एंड ये भी आप को समझाना होगा क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग की बातें ज़्यादा हो रही। नहीं ज़रूर, देखिए नेपाल के बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल
करण केसी और दीपेंद्र सिंह एरी से अगर एक हो, जैसे लेफ्ट आर्म बैट्समैन, यहाँ पर एक चीज़ है विक्रमजीत सिंह और मैक्सवेल आउट है फॉर एग्जांपल मान के चलिए, तो करण केसी तो ऑब्वियसली शुरुआत कराएंगे ही, लेकिन विक्रमजीत सिंह के लिए अगर दीपेंद्र सिंह एरी से शुरुआत कराई जाए बजाय ललित राजवंशी के, जरूर है ललित राजवंशी क्या पता अच्छा करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, लेफ्टी बॉलर, लेकिन इतनी शायद दिक्कतें पैदा ना हो विक्रमजीत सिंह को, इतनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा ना हो। और यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी अगर आते हैं विक्रमजीत सिंह के सामने तो बॉल पढ़कर बाहर की तरफ निकलेगी, क्योंकि वो लेफ्ट ऑफ स्पिनर है, तो पढ़ के बाहर निकलेगी तो बहुत अच्छा होगा कि क्या पता एज ले, क्या पता वो स्टेप डाउन करने की कोशिश करें और डाउन द ग्राउंड मारने की कोशिश करें, जिसपे कि हाई चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक ऑफ स्पिनर अगर शुरुआत करें। इकोनॉमिकल जा रहे हैं, अगर विक्रमजीत सिंह बच रहे हैं बहुत ज़्यादा, पहले तो 2 ओवर के लिए ट्राई किया जाए दीपेंद्र सिंह एरी को, पहले 2 ओवर के लिए करण किसी को तो ऑन किया जाए लगातार, वो तो ऐसा कर रहे हैं 4-5 ओवर 6 ओवर जितने भी कराना चाहे, लेकिन उनके साथ साथ 2-3 ओवरों के लिए पहले दीपेंद्र सिंह एरी को ट्राई किया जाए। अगर वो दिक्कतें पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो ललित राजवंशी को लेके तुरंत लेके आया जाए, लेकिन अगर 2-3 ओवरों में उन्होंने कुछ दिक्कतें पैदा की हैं तब उन्हीं के साथ 4 ओवर के लिए कंटिन्यू किया जाए यहाँ पर दीपेंद्र के साथ, और फिर उसके बाद गुलशन झा को अगर आप लगाना चाहते हैं, ललित को आप लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी हाँ, तो एक ये चीज़ है कि क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसीलिए है क्योंकि आपको भी पता है कि विक्रमजीत सिंह और मैक्सवेल आउट जितनी देर क्रीज पर रहेंगे उतनी तेजी से ये मैच जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर होता चला जाएगा, जिस तरह के स्ट्रोक प्लेयर है इतनी तेजी से खेलते हैं, इसीलिए इन दोनों को जल्द से जल्द बाहर निपटाना जरूरी है। और मैक्सवेल आउट के लिए डेफिनेटली करण केसी ने जिस तरह से स्टाइल रखी है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं, वो विकेट्स निकाल सकते हैं। और विक्रमजीत सिंह के लिए अगर करण केसी यहाँ पर एक तरफ से नहीं हो पा रहे, कम से कम दोनों तरफ से प्रेशर बने, ये नहीं कि करण केसी एक तरफ से दूसरे तरफ से रन रिलीज हो जा रहे हैं, फिर वो करण केसी का बना हुआ प्रेशर सब खराब हो जाएगा। इसीलिए 1-2 ओवर के लिए आप ट्राई करें, अगर विक्रमजीत सिंह आउट हो गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आउट हुए लेकिन बहुत बच रहे हैं, आपने देखा एज आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, एलडब्ल्यू चांस हुई, अपील हुआ, तो फिर आप बनाए रखिए दीपेंद्र सिंह को 2 और ओवर के लिए, उसके बाद आप यहाँ पर ललित या फिर जो भी चेंज करना चाहे बॉलिंग में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सेकंड फेज जो हम कहने वाले हैं वो है मिड फेज में फील्डिंग को लेकर। बहुत ज्यादा ये यूएस के खिलाफ भी हमने देखा, ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमने देखा, और ये अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हमने देखा। शुरू के 10 ओवरों में 10-11 ओवर में फील्डिंग यहाँ तक बात है वो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही चुस्त दुरुस्त सब प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन मिड फेस में 15 ओवर के बाद 10-15 ओवर के बाद वही फील्डर जो है वो बहुत ही ठंडे नजर आने लग जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत ठंडी नजर आने लगती है, कैचेस मिस होते हैं वो अलग ही है, लेकिन यहाँ पर मैं कैचेस से ज्यादा कह रहा हूँ सिंगल का डबल, फंबल्स होता है, डबल का ट्रिपल हो गया, या फिर जहाँ पर ये बाउंड्री रुकनी चाहिए थी वहां पर 1 रन था वो सीधा बाउंड्री के पास चली गई, चौका, ओवरथ्रो का 1 रन हो गया। ये चीजें बहुत देखने को मिलती है मिड फेस में। फील्डिंग का जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है इन कंपेयर टू 1 से 10 ओवर को हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको छोड़ना नहीं है, पूरी तरह से ग्रैब करके रखना है। आपने इस तरह की फील्डिंग शुरू में की है उसी चीज को कंटिन्यू करना है। मिड फेस में 1 का डबल, डबल का ट्रिपल और ट्रिपल का चौका, या फिर 1 रन था तो वो मिस फील्ड हुई और वो चौका चला गया, ये सब चीजों से बचने की बहुत जरूरत होगी। जितने कम रन पर आप नीदरलैंड्स को रोक पाए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा और आप कंफर्टेबली इस मैच को जीतने में कामयाब हो सकते हैं अगर बैट्समैनों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। एंड एक और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है वो है बैटिंग से रिलेटेड, क्या कैसे समझाना चाहेंगे इस पॉइंट? नहीं जरूर, देखिए टॉप 4 बल्लेबाजों के लिए है ये। अगर टॉप 4 बल्लेबाज जैसे कुशल भुर्तेल, आसिफ और रोहित और भीम और रोहित, जी हाँ, तो इनके लिए है प्लीज़ अगर आपको मालूम है कि आप टॉप के बल्लेबाज हैं, ऊपरी बल्लेबाज हैं, ऊपर आते हैं, तो आपका बॉलर विकेट ले तो बेहतर होगा, बजाय आप खुद बेवकूफ़ों की तरह विकेट देकर आ जाए। जी अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए 99 पर कुशल भुर्तेल आउट हुए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो वो खुद आउट नहीं हुए, वो बॉलर ने उन्हें आउट किया। बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी थी, फुल एकदम यॉर्कर बॉल थी, वो खत्म हो गया, उसमें कोई चारा ही नहीं था कि वो उसमें बल्ला कब लगाएं और कब, और तेजी के साथ भी आ रही थी बॉल और घुस गई और स्टंप उड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, वो बॉलर की जीत है, बॉलर ने आपको आउट क्लास करके रख दिया, वेल डन बॉलर। लेकिन अब आप वहीं देखिए आसिफ को उसी मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब कुशल भुर्तेल आउट हुए उसके 5-10 मिनट बाद आसिफ ने जिस तरीके का शॉट खेला, वो क्या बॉल, उसे कहते हैं बैट्समैन का खुद आउट होना। बस वो क्या बॉल थी, कुछ भी नहीं। आप 1 रन ले लीजिए, किसी भी साइड में 1 रन मार सकते थे आराम से आप, लेकिन आप गए ऐसा शॉट खेलने के लिए जैसे टीम को एक बॉल पे 6 रन चाहिए हो। जी तो वहीं पर आसिफ 60 रन बना के 60 या 66 बना के खेल रहे थे। तो ये चीजें हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। भीम को देखिए किस तरीके से वेस्ट इंडीज के खिलाफ आउट हुए, ऐसा कर रहे थे जैसे 2 बॉलों में 5 रन चाहिए, मुझे जगह नहीं मिल रही मारने के लिए। चलो अभी 45-40 ओवर पड़े हुए हैं और आप ऐसा शॉट खेल रहे हैं। रोहित पुड़ैल आए, उन्होंने भी कई एस दिए और उन्होंने भी कई खराब शॉट्स खेले 30 रन में जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो खेले। जरूर, तो
प्लीज़ समझने की कोशिश करिए कि टॉप 4 के आप बल्लेबाज हैं, आप टॉप 4 बल्लेबाज हैं। टॉप 4 बल्लेबाज ऐसे आउट नहीं होते कि आए गए उठा के मारा। हाँ, वो अब यंग क्रॉप जो आ रहे हैं वो ऐसे बहुत आउट होते हैं। जो आजकल की यंग क्रिकेटर्स जो खूब आते हैं, जो एक लीग में चकाचौंध में बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं, वो इस तरीके से बहुत आउट होते हैं कि अरे ये बॉलर है और उठा के मार देता हूँ। वो T20 क्रिकेट में अच्छा लगता है, बिल्कुल। लेकिन ये वनडे क्रिकेट है, ये वनडे क्रिकेट है। जितना लंबा आप फॉर्मेट खेलते जाएंगे उतना, देखिए आपने अभी कहा 10 ओवर में फील्डिंग तो बड़ी टाइट होती है, लेकिन मिड फेस में आते आते फील्डिंग खत्म हो जाती है। जी हाँ, वो क्यों? क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है, ये तो रियल टेस्ट है, नहीं हो पाता है। इतना ज़्यादा आदत जो प्लेयरों को है वो डर ही नहीं है। 10-15 ओवर तक मोमेंटम बनाए रखना और 50 ओवर तक फील्डिंग में और हर चीज़ में वही सेम स्टेमिना बनाए रखना, ये इतना आसान नहीं होता। आप खुद देखिए टेस्ट की मिड फेस में ही फील्डिंग इतनी पुअर क्यों नजर आती है। बस तो यही कहना है कि टॉप 4 बल्लेबाजों से कि आप आउट ना हो, बॉलर आपका विकेट ले। तो ये हम कई बार कह चुके हैं, पहली बार नहीं कह रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन बार बार नेपाल के बैट्समैन इस चीज़ को कुछ बार अच्छा करते हैं तो कुछ बहुत ही खराब कर देते हैं। तो समझ में ही नहीं आता कि लर्न क्या किया था आपने, लर्न का कुछ लैंग्वेज है या नहीं माइंड में बैट्समैनों के, ये समझ में नहीं आता है ऐसे शॉट देख। बिल्कुल, तो टॉप 4 बैट्समैनों को विकेट अपना थ्रो नहीं करना है, शॉट्स पे बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि शॉट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहे हैं। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जो इतनी बेहतरीन शुरुआत मिली उसमें भी जाकर कहीं ना कहीं शॉट्स जो है वो काफ़ी खराब रहे। जैसे हमने आसिफ शेख का आपको एग्जाम्पल दिया, और वहीं पर जो बॉल अच्छी हो उसका एग्जाम्पल वो हमने कुशल पुरतल का 99 पर आउट हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्रूशियल चीज़ें हैं। बाकी तो ओवरऑल एट द एंड दोनों टीमों के लिए हम कहना चाहेंगे कि फील्डिंग, डेफिनेटली फील्डिंग वापस हम कहना चाहेंगे, जैसे हमने कल भी आपके सामने कहा कि 25% इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बाकी 75% ये सारी चीज़ें जो हमने आपके सामने बात की है। फील्डिंग दोनों को अपनी आउटस्टैंडिंग रखनी होगी, A1 रखनी होगी, तभी जाकर आप कहीं ना कहीं इस मैच को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा मौके दे दिए तो फिर बहुत तेज़ी से मैच जो है दूसरी टीम की तरफ निकलता हुआ चला जाएगा। तो एट द एंड उम्मीद करेंगे कि इस बार एक कम्पिटिटिव मैच, और उम्मीद भी एक कम्पिटिटिव मैच होगा, क्योंकि वापस से एशियट वर्सेस एशियट यहाँ पर हो रहा है, तो एक बेहतरीन मैच देखने को उम्मीद है। लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि जो ये मैच जीतेगा मोस्ट प्रोबेबली शायद वो सुपर 6 में जाने वाला है। अगर हम देखें तीसरे नंबर पर रहकर, बाकी तो तीसरा दूसरा वो तो हाँ, अगर नीदरलैंड ने कोई बड़ा अपसेट वगैरह कर दिया या यूएसए ने किसी को कुछ हरा दिया तो बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे होगा। लेकिन एट द एंड नीदरलैंड्स और नेपाल का मैच जो है एकदम आप कह सकते हैं कि नॉकआउट टाइप का गेम हो गया। जो जीता वो लगभग कहीं ना कहीं अंदर, जो हारा वो कहीं ना कहीं प्लेऑफ की तरफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, क्योंकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग मैच प्रीव्यूज और एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ आपको डेली क्रिकेट में मिलने वाले हैं।